हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज की इस क्लास में हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये क्लास आप सभी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इससे आपको पता चलेगा कि यूपी टेट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्लास में हम लोग 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग सीडीपी के सेक्शन को देखेंगे और उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपको बताते चलें कि यूपी टेट का प्रीवियस ईयर यानी पीछे कई साल एग्जाम नहीं हुए हैं। 2021 का जो पेपर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप इससे ये समझ पाएंगे कि आपको कैसे एग्जाम फेस करने होंगे। एग्जाम में एग्जाम हॉल में आपको जो पेपर मिलता है वो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है और एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन मोड में होता है। लेकिन यहां पर हम लोग इसको डिटेल्ड में अच्छे से समझने के लिए हमने टाइप्ड रखा है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों मीडियम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको कोई इश्यू नहीं होगा समझने में। इससे पहले आपको बताते चले, सिलेबस की वीडियो में भी मैंने डिटेल से बताया था कि यूपी टेट का जो पेपर 1 है उसका ये स्ट्रक्चर है। बाल विकास, सीडीपी का सेक्शन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से कोई एक, गणित और पर्यावरण अध्ययन। इसी क्रम में हम लोग पेपर को भी सॉल्व करेंगे, इसलिए आप अगले भी जो क्लासेस जाएंगी उनको भी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉज ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। आप निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं की हैं, आपने अपने डीएलएड कोर्सेज में आपने क्लासेस या बीएड में क्लासेस जरूर की होंगी, तो उससे भी आप इसको गेस करके आंसर कर पाएंगे। बाकी जब हम लोग क्लासेस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तब और सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे और उसमें भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब यहां पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या अभिवृत्ति का नियम। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ने पूछा है नहीं है, तो आपको अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आता है। वहीं अभिवृत्ति जैसा नियम जो है ये सहायक नियमों में आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा था। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आपके इस सेक्शन में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पे विजिट करके आप डेमो क्लासेस देखकर पेपर 1 या पेपर 2 के लिए आप पेड बैच सीटेट और यूपीटेट दोनों को कंबाइन करके आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है, कोहलर एंड कोफका बिलीव लर्निंग टू ए फंक्शन ऑफ। कोहलर और कोफका के अनुसार सीखना होता है। साथ ही साथ इसमें एक और तीसरा नाम है वर्दीमर का। इन तीनों लोगों का जो सीखना है, इनके अनुसार जो सीखना है वो सूझ के द्वारा होता है, इंसाइट के द्वारा होता है। यानी एक अचानक से आइडिया आ जाना, वो इन इंसाइट के अंतर्गत आता है और ये इंसाइट थियरी के ये लोग जनक माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, आंसर भी करेंगे। हु वॉज द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? और ये आपके सामने ऑप्शन है, नोवाक, पियाजे, वाइगोट्स्की या ग्लासरफील्ड। राइट आंसर क्या होगा? जब भी सोशल इंटरेक्शन थियरी, सोशल कल्चरल जहां पर भी वर्ड आएगा वहां पर लेव वाइगोट्स्की आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है बाल विकास में जो सामाजिक अंतरक्रिया है, समाज के अंतर्गत रहकर जो अंतरक्रिया होती है उसको, उस पर इन्होंने अधिक बल दिया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? और जब भी आप सीटेट या यूपी टेट के पेपर को सॉल्व करते हैं, अगर आप भले इंग्लिश प्रेफर नहीं करते हैं बट इंग्लिश में उन वर्ड्स को समझिए, क्योंकि इंग्लिश से आप जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो वो जनरली ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हिंदी में कभी कभी उसके कई तरीके से कई शब्द प्रयोग होते हैं, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब देखिए विशेषता नहीं है पूछा है तो क्वेश्चन को तो पहले ध्यान से पढ़ना है। नहीं है, देखिए संचयी होती है, दिशात्मक होती है, विशिष्ट होती है, लेकिन अनियंत्रित कोई विकास या स्वतंत्र विकास जैसा जो है कंसेप्ट, खासकर इसमें अनियंत्रित जो है ये वर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये विशेषता नहीं है, बाकी अन्य जो है इनकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न जरूर रहते हैं
ऑथर ऑफ द बुक हेरिडिटी जीनियस। अब हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? अब उनका नाम, ऑप्शन आप देखिए, आंसर करिए, गेस करिए। राइट आंसर क्या होगा? वो होंगे फ्रांसिस गाल्टन। और ये बुक पब्लिश हुई थी 1869 में। आपको बता दें ये पहली बुक थी जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड थी कि कैसे जो है अनुवांशिकता प्रभाव डालती है व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर। यानी अगर दो व्यक्ति हैं वो एक समान कभी नहीं होते हैं, क्यों, और अनुवांशिकता उस पर क्या प्रभाव डालती है, इस पर इनका फर्स्ट जो है साइकोलॉजिकल स्टडी थी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर बुक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, छठा वन, आंसर करिएगा। लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? अब जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो संज्ञानात्मक पक्ष शब्द प्रयोग हो सकता है या सबसे प्रारंभिक स्तर हो सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से है जो कि 1956 में दी गई थी। हालांकि इसका 2001 और 2004 के बीच में इसमें परिवर्तन भी किया गया, इसको रिवाइज किया गया। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है अभी पुराने वाले से ही पूछे जाते हैं। तो उसकी शुरुआत होती है नॉलेज से। फर्स्ट नॉलेज है, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, देन इवेल्युएशन, इसका टॉप लेवल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञान यानी नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 7th वन देखेंगे और आप सभी इसका आंसर कर पाएंगे। द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है, आखिरी चरण क्या है? तो जो माइक्रो टीचिंग है वो शुरू होती है लेसन प्लान से, पाठ योजना से। पहले प्लानिंग की जाती है, फिर टीचिंग की जाती है, फिर उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। यानी प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक। फिर उसके बाद जो है रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रीड फीडबैक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, डाइवर्जेंट थिंकिंग रिक्वायर्स, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है क्या? यानी गिलफोर्ड जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब हम लोग टाइप्स ऑफ थिंकिंग पढ़ेंगे वहां पर इन चीजों को और डिटेल में जानेंगे। तो गिलफोर्ड के अनुसार जो है अपसारी, जो है अपसारी का मतलब क्या होता है? कई दिशा में सोचना, कई दिशा में विचार का फैलना अपसारी कहलाता है। अपसारी के लिए आवश्यक है फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, विचारों का प्रवाह जब होगा तभी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी और किसी एक समस्या को हम कई एंगल से, कई तरीके से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और इससे रचनात्मकता में भी ये महत्वपूर्ण योगदान निभाती है इस तरीके की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9th वन है, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड? जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है इसके प्रतिपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड ही है। सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग के जो प्रोपाउंडर हैं वो ऑसबॉर्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसी चीजें जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। जैसे एक एक आपको उदाहरण देते हैं कि आपके शिक्षा ग्रहण करने का असली मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न के साथ ही आपकी सोच जो है और आपके अंदर हलचल पैदा होगी और आप सोचने लगेंगे, वही ब्रेनस्टॉर्मिंग या जिसको मस्तिष्क उद्वेलन कहलाता है, उद्वेलन कहते हैं। तो ये ऑसबॉर्न ने दिया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10th वन है, हु इज एसोसिएटेड विथ थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर एक प्रक्षेपी विधि आती है और प्रक्षेपी विधि का ये जो है एग्जाम्पल है TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, और ये दिया था CD मॉर्गन और HA मूरे ने मिलकर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं और कार्ड दिखाकर आपसे पूछा जाता है कि इससे, इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप उसको एक्सप्रेस करते हैं और उससे आपका जो है व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसी के अंतर्गत एक एग्जाम्पल जो है प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत ही रोरशा स्याही धब्बा आता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 11th वन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज, जो सृजनात्मक चिंतन है इसकी प्रथम अवस्था क्या है, या रचनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या है, या रचनात्मक चिंतन शुरू कहां से होता है? आप कोई भी काम करने जाते हैं, आप किसी चीज को पढ़ने जाते हैं या कुछ नया करने जाते हैं,
उसके लिए पहले आप प्रिपेयर होते हैं मेंटली। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था उस एग्जाम के लिए, या मैं उस वाइवा के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था, उसी तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रिपरेशन। जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आप इंक्यूबेशन, उद्भव होता है आपके अंदर, विकास उस चीज का उद्भव होगा, फिर आपके माइंड में उससे रिलेटेड आइडियाज आएंगे। तो ये 4 चरणों में होता है, जिसमें पहला चरण जो है वो प्रिपरेशन यानी आयोजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12th में ना स्टिमुलस रिस्पांस थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जब भी एसआर थ्योरी की बात आती है, एसआर थ्योरी बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है और ये दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का बिल्ली पर किया गया प्रयोग सबसे प्रसिद्ध है और इन्हीं के जो मुख्य नियम, सहायक नियम जो है सीखने के अधिगम के, वो इन्होंने दिया है। तो इनसे क्वेश्चन कई बनते हैं आपके इन एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13th वन है, विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग? कौन से कारक जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पर्सनल फैक्टर, पर्सनल में आपके अनुवांशिक भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप जहां रहते हैं, आपके आप परिवेश, वातावरण। सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। तो यानी कि ये तीनों हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जो है ये सभी इंपैक्ट डालते हैं। आप वही अच्छा सीखते हैं जहां सीखने जैसा माहौल होता है, और आपकी क्षमता भी इस पर मैटर करती है कि आप कितने तेजी से सीखने वाले हैं या धीमे सीखने वाले हैं। इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट है, यानी तीनों ही प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? मल्टीपल यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, और ये आप देखकर ही आंसर कर पाएंगे। जब हम लोग थियरी क्लासेस को पढ़ेंगे तो वहां पर और इजिली आप समझ पाएंगे टाइप्स ऑफ, कितने लोगों ने अलग अलग बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, किस प्रकार से उनके बुद्धि के सिद्धांत एक दूसरे से अलग है, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 15th वन है, स्पीयर मैन हैज गिवन, स्पीयर मैन ने दिया है। अब इन्होंने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, वो किस प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत दिया है? तो स्पीयर मैन जाने जाते हैं अपने द्विकारक, यानी जो उनका टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक जनरल जी फैक्टर है और एक एस फैक्टर है। जी यानी जनरल वर्ग के लिए, एस यानी स्पेशल। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर के लिए स्पीयर मैन ही जाने जाते हैं। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि आपको किन किन टॉपिक को पहले कवर करना है और किससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रोजेक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विथ, प्रोजेक्ट विधि जो है ये किससे संबंधित है? एग्जाम में आपके पूछा जाता है मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा क्या है जो आपको फ्रोबेल के द्वारा मिलेगा, ऐसे जैसे किंडरगार्टन जो है वो किसके द्वारा दी गई है। इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है, और किलपैट्रिक था कौन? तो ये जो जॉन डेवी थे उनके शिष्य थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, इन लेसन प्लान व्हाट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज? जब पाठ योजना तैयार की जाती है तो छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, क्या है वो? आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, अगर आपने माइक्रो टीचिंग की होगी, अच्छे ढंग से की होगी, तो आपको ये इजीली आंसर आ जाएगा इसका। इसमें पूर्व छात्र से जब हम प्रश्न पूछते हैं इंट्रोडक्टरी, यानी क्लास शुरू होने से पहले, यानी शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आपको पढ़ाना है भारत की जलवायु के बारे में, तो आप पहले पूछेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कौन से गर्म, कहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, कहां ठंडी ज्यादा पड़ती है, कहां बरसात ज्यादा पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए आप लास्ट में कहते हैं कि जलवायु क्या होती है, फिर आप जलवायु को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इसमें जो है, जो उनसे पूर्व उनकी प्रीवियस नॉलेज है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कहलाते हैं प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत वाक्य को चुने। अब गलत वाक्य का मतलब ये हो गया कि अब आपको जब तक चारों ऑप्शन आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखता है, क्या वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे अच्छा सीखता है? ये कौन मानता है? ये मनोवैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखता है, बेस्ट इज लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके, प्रैक्टिकल नॉलेज, अनुभव आधारित शिक्षा।
ये भी सही लग रहा है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखता है, जिसपे कई थियरीज हैं। एक्टिविटी बेस्ड जो मेथड है, ये भी सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखता है। तो नियंत्रित जहां भी आ जाएगा, कंट्रोल्ड का मतलब स्ट्रिक्टनेस, यानी बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वहां मनोवैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि वो अच्छे ढंग से नहीं सीखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि गलत वाक्य चुनना था। बाकी तीनों जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वन है शिक्षा से संबंधित। विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज्ड ऑन राइट टू एजुकेशन। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है, और इस संशोधन में शिक्षा का अधिकार संबंधित अनुच्छेद भी जुड़ा गया और बहुत सारी चीजें इसी से आई। वो है 6वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुआ। इससे जो है, इसी की बदौलत जो है आर्टिकल 21 ए जो है वो ऐड हुआ, शिक्षा का अधिकार। इसी में आपके 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। इसी की बदौलत जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। ये सब जो है इसी के प्रभाव थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर करेंगे। फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। उसमें क्या क्या सम्मिलित है? शिक्षण के कार्य में सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको मूल्यांकन करना भी है, समस्या आने पर उसका समाधान भी करना है, उपचारात्मक कार्य भी करना है, समस्या का आपको पता लगाना है, डायग्नोसिस भी करना है। यानी उपर्युक्त सभी जो हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि शिक्षण के कार्य में सिर्फ शिक्षण कार्य ही नहीं है, यानी अध्यापन ही नहीं है, बल्कि ये सब भी इसमें सम्मिलित है। उसमें गाइड भी हो जाएगा, मोटिवेशन भी हो जाएगा, सब कुछ होगा। अगला क्वेश्चन 21 है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, यानी टीचिंग विल बी लीस्ट इफेक्टिव व्हेन, कब सबसे कम प्रभावशाली होगी, यानी उतनी प्रभावी नहीं होगी। तो जब टीचर इज ऑटोक्रेटिक, जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा। जैसे आप देखते हैं कुछ टीचर आते थे, खूब बोल बोल के लिखवा के जाते थे, कोई बच्चा खड़ा होकर उनसे पूछ नहीं पाता था, डरता था, यानी वो अपने मन का करते थे। तो उस तरीके के टीचर से हम सबसे कम प्रभावशाली जो है वो शिक्षण है। अगर स्टूडेंट्स आर पैसिव, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सुनेंगे ही नहीं, उनका ध्यान ही नहीं लगेगा, तभी भी ये कम प्रभावशाली होगा शिक्षण। केवल लिखने पर बल, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, केवल आपको लिखाया जाए, आप केवल नोट करते जाए, समझे ना, तब भी नहीं होगा। यानी उपर्युक्त सही जो होगा, इसका सही जवाब होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 22 देखेंगे। थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर वॉज गिवन बाय, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था किसने? अब भाषा रूपांतरण सिद्धांत से आपको, जब आप भाषा अर्जन हम लोग पढ़े हैं हिंदी में, जो जिसमें लैड पढ़ते हैं हम लोग, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये दिया था नॉम चॉम्स्की ने। और चॉम्स्की कहते हैं कि हर ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर भी है। मतलब एक फीचर ये हमारा है कि हम सीमित व्याकरण का नियम जान के हम असीमित वाक्यों को समझते हैं, एक दूसरे से बातचीत में उसका प्रयोग करते हैं, और हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चॉम्स्की ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। अब जब बारी आती है व्यक्तिगत यानी पर्सनालिटी की, और पर्सनालिटी की टाइप्स की बारी आती है, तो अलग अलग जो लोगों ने, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने अलग अलग टाइप्स दिए। उसमें सेल्डन थे। सेल्डन ने कहा बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे पर्सनालिटी को डिफाइन किया। इसमें पूछा है उनका कौन सा प्रकार नहीं है शारीरिक गठन के आधार पर। तो इसमें देखिए मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, एंडोमॉर्फिक, ये सब जो है ये उनके प्रकार है। लेकिन बी जो हो जाएगा एंटागोनास्टिक, ऐसा कोई जो है उनके जो द्वारा दिया गया जो प्रकार है उसमें कोई नहीं है। इन प्रकार में वो बताते हैं कि कुछ लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, कुछ लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, कुछ लोग गोल आकार के होते हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है, और उन्होंने टेस्ट किया कुछ बच्चों पर, लोगों पर, और उनके बॉडी स्ट्रक्चर से देखकर उन्होंने पर्सनालिटी डिफाइन करने की कोशिश की। उसमें उन्होंने प्रकार दिया, उनका नाम था शेल्डन। ये शेल्डन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 24 देखेंगे। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग।
निम्न में से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करिए। अभिप्रेरणा है क्या? अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी अभिप्रेरणा क्या है कि एक शक्ति के तौर पर है जो हम किसी कार्य को करते हैं। जैसे आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको आपका टेट में क्वालिफाई हो, आपको जॉब मिले, आप अच्छा स्कोर करें। साथ ही साथ आपकी आवश्यकता भी हो सकती है। कुछ चीजें हम इसलिए करते हैं, हमें उसकी बहुत आवश्यकता होती है और हमारे अंदर ड्राइव होती है, इंसेंटिव या हमें पुरस्कार मिले। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों इसके कंपोनेंट हैं। या तो हमें आवश्यकता होगी या हमारे अंदर इस तरीके की चीजें आएंगी कि हमें वो करना ही पड़ेगा। जैसे भोजन के लिए हम करते हैं, पानी के लिए करते हैं। पानी के लिए आपको चलना भी पड़े तो आप कई मील चल सकते हैं और लोग चले हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 25th वन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, और उनकी थियरी जो थी वो साइको एनालिटिक थियरी कहलाती है और वो दी थी सिगमंड फ्रायड ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26th वन है, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब देखिए, स्किनर ने थियरी दी, उसके बेस पे अलग अलग तरीके के जो हैं सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें सबसे पॉपुलर आता है उनका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री। उसके बाद पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन आता है, यह सिद्धांत आता है, सिखाने के लिए प्रयोग होता है। व्यवहार मॉडिफिकेशन टेक्निक आती है, व्यवहार रूपांतरण तकनीक। लेकिन लर्निंग थ्रू एरर्स यानी गलतियों से सीखना, गलतियां करके बार बार सीखना जो है, ये इनका नहीं बल्कि थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक का है, इसलिए जो हो जाएगा थॉर्नडाइक। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 27th वन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट? अगर विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है? अगर आपकी क्लास में अलग अलग एबिलिटी इंटरेस्ट के बच्चे हैं तो उनके लिए सबसे जो उपयोगी, सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभावी मूल्यांकन जो है वो कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म CCE है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नाम से स्पष्ट होता है कि सतत यानी लगातार होने वाला, व्यापक यानी सभी पक्षों का मूल्यांकन, और ये नियमित होगा। ऐसा नहीं कि एक साल या 6 महीने बाद एक एग्जाम हो और उस एग्जाम पे आपको असेस किया जाए कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं या औसत विद्यार्थी हैं या औसत से कम हैं, बल्कि उससे ऐसे करना वो सही नहीं है। सबसे सटीक है कि लगातार मूल्यांकन हो, साप्ताहिक हो या 15 दिन पे हो या 10 दिन पे हो, कोई एक फिक्स हो और हर पक्षों का हो, सिर्फ पढ़ाई ही ना हो, खेल कूद भी हो, अलग एक्टिविटी भी हो और वाद विवाद अलग अलग प्रतियोगिताओं के भी आधार पे हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 28 वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव? जो ब्लूम है, BS ब्लूम जो है, उन्होंने अपनी टेक्सोनॉमी दी। उस टेक्सोनॉमी का जो क्रम था हम लोगों ने शुरुआत में देखा, वो उसमें से कौन सा नहीं है? जो एक आपको हमने ट्रायंगल दिखाया, नीचे सबसे पहले आएगा नॉलेज, उसके बाद कंप्रीहेंशन, फिर एनालिसिस, फिर एप्लीकेशन, फिर उसके बाद आपका सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है ब्लूम्स के कॉग्निटिव डोमेन का, क्योंकि ये जो हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29th वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग? शिक्षण के कई स्तर हैं। वैसे प्रचलित जो है 3 है, लेकिन मुख्य रूप से 4 स्तर है। 4 स्तर में सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, सॉरी यहां पे मेमोरी लेवल MLT, ULT और RLT। एक और है जिसे ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल कहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में प्रचलित रूप से ये 3 ही पूछे जाते हैं और इन 3 में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो इसमें जो है मोटिवेशनल लेवल नाम का कोई लेवल नहीं है, आपसे नहीं है पूछा है, स्तर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सब जो है शिक्षण के स्तर है। 30वां प्रश्न है, साइकोसोशल थियरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रोपोनेड बाय
विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मनोसामाजिक की जब बात आएगी तो ये सिगमंड फ्रायड से थोड़े प्रेरित रहे और उन्होंने इनको फॉलो करते हुए थियरी दी, लेकिन उन्होंने इसमें सोशल जोड़ दिया। जहां के साइको एनालिटिकल थे सिगमंड फ्रायड, ये साइको सोशल थियरी के डेवलपमेंट इन्होंने किया और वो थे एरिक्सन महोदय। राइट, एरिक एरिक्सन नाम है इनका। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा कि ये 30 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ जो होगी वो हमारे पेड बैच में आपको ऐप पे हमारे मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां पर जाकर एक बार देखकर रिवाइज भी कर सकते हैं। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो डोमेन पढ़ेंगे। डोमेन में जो इसके 3 मुख्य डोमेन हैं, फिर उसके अंतर्गत कौन कौन से लेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। तो ये थी क्लास बेसिकली आपके पेपर सॉल्यूशन की। आई होप आप सभी लोगों ने क्लास को अगर अंत तक देखा होगा तो आपको सीडीपी का एक मोटा आइडिया लगा होगा, एक ओवरऑल आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और इसी के बेस पे हम लोग अपनी प्रिपरेशन भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले इसी के जो हमने आज सीडीपी किया, अगले क्लास में हम लोग हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश, संस्कृत या गणित और पर्यावरण अध्ययन भी करना है, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।